हाँ भाई, तो अपन ने एक भारी भरकम चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर लिया। बधाई हो सबको। ठीक है, आज अपन उसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से देखेंगे भाई। किससे देखेंगे रे? पाठ्य पुस्तक से। कौन सी? राजस्थान बोर्ड की हैं? चलो देखो फिर। सबसे पहले इसके अंदर है बहुचयनात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। तो परम शून्य ताप के ऊपर नेज सिलिकॉन और नेज जर्मेनियम क्या होते हैं भैया? चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बेस्ट बेटर है? आदर्श कुचालक। क्यों? क्योंकि जब ताप उनको परम शून्य ताप का मतलब है 0 केल्विन। अरे परम शून्य ताप मतलब है ओके, बताया था ना? ओके मतलब 0 केल्विन। कितना है? 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन के ऊपर ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? एक आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब जाकर के ये चालक बनते हैं। कुचालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। तो अपन ने पढ़ा था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यही पढ़ा था? हाँ, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो अब यहां से क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन में कौन सा बैठ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के बीच में आ रहा है। फिर नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन संख्या इतनी है। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता यह है और होल की गतिशीलता यह है तो सिलिकॉन की चालकता बताइए। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या दिया है? नेज सिलिकॉन में कक्ष ताप पर आवेश वाहकों की प्रति एकांक आयतन में संख्या दी है। क्या दी है? प्रति एकांक आयतन में संख्या। और वो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अब ये जो संख्या दी है नेज आवेश वाहकों के लिए है। किसके लिए है? और आपको पता है नेज के लिए क्या होता है? नेज के लिए होता है NH बराबर NE बराबर N। ठीक है, और उस n का मान ये दिया है कितना? 1.6 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। क्लियर है? और अपने को इसके अलावा क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। किसकी गतिशीलता दी है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, यानी म्यू ई का मान दिया 0.150 और मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके अलावा म्यू एच का मान कितना दिया है? 0.05। यही दिया है? अरे 0.05 ही दिया है। मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है भैया, ये हो गया अपने यहां तक। पूछ क्या लिया अपने को? चालकता पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया? चालकता का फॉर्मूला अपने को पता है। चालकता का फॉर्मूला क्या होता है भैया? NE। होता तो वैसे E है, अरे होता तो ऐसे है NE म्यू E प्लस NH म्यू H, ये होता है। लेकिन नेज अर्धचालक में NE बराबर NH बराबर N, यही होता है। तो ये N यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर अपने हो जाएगा NE म्यू E प्लस म्यू H। बताओ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? कैलकुलेशन कर दें अब। तो देखो सिग्मा बराबर n का मान कितना दे रखा है? ये रहा 1.6 इंटू 10⁻16। अब यहां से देखिए ई का मान तुम्हें पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। हाँ या ना? फिर यहां से देखिए इसके बाद म्यू ई और म्यू एच का मान रखना है, तो रख दीजिए टाबरियो। यहां से म्यू ई और म्यू एच का मान रखोगे तो 0.150 प्लस 0.05। बताओ सारे मान रख दिए क्या? तो सोल्व कर दें इसको। 1.6 इंटू ये 1.6 इसके पास में ले आता हूं, इंटू ये देखो इसको और इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ 16 है और यहाँ -19 है, तो कितना बचेगा? 10 की पावर -3। कितना बचेगा? इंटू, अब इसको भी सोल्व कर देता हूँ। 0.150 में 0.05 जोड़ोगे तो यह आएगा 0.2।
यह आएगा, क्लियर है। अब देखो 16 इंटू 16 होता है 256, कितना होता है भैया? 256। तो ये हो गया 2.56, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं 2, कितना कर देता हूं? 2। इसको 2 करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, क्योंकि आंसर दो दे रखे 10 की पावर -4 के रूप में दे रखे, तो अपने को -4 में बदलना पड़ेगा इसको, सिग्मा। अब देखो इसको 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5.12 इंटू 10 की पावर -4। बोलो क्लियर है? पक्का यहां तक? सिग्मा क्या है उसकी? चालकता। और चालकता का मात्रक क्या है? ओम इनवर्स 1। क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, मीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए। क्लियर है? हो गया ये। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन अपने को देखो सबसे सिंपल से तरीके से सोल्व करना है कि सबसे पहले क्या दिया गया है। तो अपने को ये चीजें दी गई थी, अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ये ज्ञात करना है दी गई चीजें, और जो ज्ञात करना है उनसे रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले में मान रख के सोल्व करना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन क्या है? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। किसके रूप में यूज कर रहे हैं? प्रवर्धक के रूप में। चलो भैया एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ऐसे ही बनाया था क्या प्रवर्धक में? हाँ, एनपीएन है तो ये ले बाहर की ओर, ये ई हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एन पी एन हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? लाया जा रहा है तो ऑप्शन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर चलते हैं। आधार कहाँ है? ये रहा। अरे आधार के पास इलेक्ट्रॉन है कि होल है? हो गया गलत। फिर दूसरा देखिए, होल उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। होल कहाँ है? उत्सर्जक के पास होल थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से होल नहीं जाएंगे, कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये भी गलत। होल आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं। होल कहां से? आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं। होल के बारे में बात कर रहा है, आधार से किधर? उत्सर्जक की ओर। क्या ये जरूरी है ऐसा इधर ही चले? अरे ऐसा जरूरी है क्या? होल गति नहीं, इलेक्ट्रॉन जाकर के उनके पास सहसंयोजक बंध बनाएंगे। होलों के पास आधार में जाके क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। कौन से बंध? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी होल इधर से इधर नहीं आएंगे। ऐसा मत कर देना कि पी है तो ये एन की तरफ चले जाएंगे, ऐसा यहां भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाते हैं? आधार की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां पर क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। और 5% धारा बहती है उन बंधों के कारण, और बाकी की इससे जितने इलेक्ट्रॉन ये इधर जाते हैं तो उससे तो Ie, और जितने संग्राहक ग्रहण करता है उससे Ic। ठीक है भैया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, बूलिय समीकरण। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। ए, यहां पर ये क्या लगा हुआ है? कौन सा गेट है? नोट गेट है। और यहां क्या लगा हुआ है भैया? और लगा हुआ है। तो यहां इसके लिए पूछा है अपने को। तो देखो ए इधर जाएगा तो ए बार बन जाएगा, और यहां ये जो बी है बी के रूप में पहुंच रहा है। ये आपको पता ही है, प्लस लगा देता है तो ए बार प्लस बी। सिंपल सा है। तो ए बार प्लस बी कौन से ऑप्शन में आ गया? ठीक है। किसी एंड द्वार के लिए 3 निवेशी क्रम से ए बी सी, तो इनका निर्गत वाई होगा। तो देखो एंड द्वार ए एन डी, तो डी लिख रहा हूं तो इसका प्रतीक चिन्ह भी ये हो गया रे। 3 निवेशी, 2 निवेशी लेता हूं पहले, ए और बी। तो इधर जो वाई होता है वो क्या होता है? ए डॉट बी। अगर मान लो 3 निवेशी है यानी तीसरा निवेशी सी है, तो ए डॉट बी डॉट सी, ऐसे हो जाएगा। सिंपल है। देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है? अब 7वां, किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा प्रवर्धन गुणांक 0.95 है। उभयनिष्ठ आधार परिपथ, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में जो धारा प्रवर्धन गुणांक होता है या धारा लाभ होता है उसको किससे बताते हैं? अल्फा से बताते हैं। किससे बताते हैं? अल्फा से। अल्फा का मान दिया है 0.95। कितना दिया भैया? 0.95। तब उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर है। उत्सर्जक धारा कितनी है? 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर। तो कौन सी धारा ज्ञात करनी है? आधार धारा। ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है।
ठीक है भैया। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले ये अल्फा होता क्या है, अल्फा अपने होता है वैसे आई डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, लेकिन मैं यहां इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं आई सी अपॉन आई ई, बोलो हाँ या ना। यहां से मेरे पास आई सी आ जाएगी। आप कहोगे आई सी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं ट्रांजिस्टर प्रचालक समीकरण जो होती है वो आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी होती है। आई ई मेरे पास है, अगर मैं आई सी निकाल लूंगा तो बताओ ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो अपन यहां से आई सी निकाल ले, तो यहां से आई सी बराबर हो जाएगा आई ई इंटू एल्फा, हाँ या ना। आई ई का मान बता दो जरा, 2 मिली एम्पियर, एल्फा का मान 0.95, तो ये अपने पास आई सी आ गई रे, आई सी आ गई अपने पास 1.9 मिली एम्पियर, बोलो आ गई कि नहीं आई? 1.9 मिली एम्पियर। अब यहां से देखो आई ई का मान पता है अपने को, आई सी का आ गया तो आई बी निकाल सकता हूं। तो यहां से आई बी बराबर हो जाएगा अपने पास क्या रहे, आई ई माइनस आई सी, आई ई माइनस आई सी। तो यहां से देखिए आप आई बी का मान हो जाएगा, आई ई का कितना है 2 मिली एम्पियर है, कितना है भैया 2 मिली एम्पियर, और आई सी का कितना है 1.9 मिली एम्पियर है। अरे हाँ या ना? तो यहां से देखो 2 में से 1.9 तो 0.1 मिली एम्पियर बच गया कि नहीं बचा? अरे बता दो जरा, आ गया आंसर? कर दो राइट ऑप्शन पे टिक। 8वां क्वेश्चन देखिए, जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपन ने याद भी किया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? जर्मेनियम का। अरे किया था कि नहीं? तो जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल बता रहा है कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डेल ई जी का मान बता रहा है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये ऊर्जा का मान दे दिया। फिर क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य जिसका अवशोषण जर्मेनियम प्रारंभ करता है लगभग है, यानी लगभग मान पूछा है कि जिसका ये अवशोषण प्रारंभ करता है। तो जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण प्रारंभ करता है मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर जा रहा हो, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल को क्या किया जा रहा हो? पार किया जा रहा हो। और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत मुझे लैम्डा चाहिए। क्या चाहिए? लैम्डा। तो मैंने आपको एक इजी सा फॉर्मूला बताया था, आपको याद हो तो, कि अगर ई का मान अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो, और लैम्डा का मान अगर अपने को एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो अपन 12400 या एग्जैक्ट थोड़ा चाहिए तो 12420 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में रखेंगे? एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला सा बताया था रे, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और लैम्डा किस में चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। तो इनके मध्य ये संबंध होता है। अपने को यहाँ क्या दे रखा है? अपने को यहाँ पे ई दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? ई अपने को दे रखा है। ये अपने को मान है ही, तो लैम्डा निकालना है, तो निकाल लो लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 12420 अपॉन ई, और आपको पता है ई का मान कितना है? 12420 अपॉन ई का मान है 0.7। अगर इसका मान इसमें रखोगे तो ये लगभग मान आएगा 17700 के समथिंग। कितना आएगा? 17700 एंगस्ट्रॉम आएंगे लगभग। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है पहला 35000, बोलो आसपास है क्या कहीं? नहीं। दूसरा है 17700, आ गया। तीसरा है 25000 और चौथा है 51000, तो 17700 आ ही रहा है। तो ये ऑप्शन आएगा लगभग अपने पास 17700 के, लगभग 17700 के आसपास आएगा। क्लियर है आपको ये बात? इस फॉर्मूले से हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपके एक चैप्टर 14 में भी लगता है शायद, ठीक है। फिर आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित 2 नैंड द्वारों से प्राप्त तर्क द्वार है। अपने को यहाँ पर क्या दिए हैं? 2 नैंड द्वार दिए हैं। क्या दिए हैं? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये नैंड जो द्वार है, ये नैंड द्वार है इस तरीके से। कैसे? ये नैंड द्वार है। इस नैंड द्वार के आगे इसने क्या लगा रखा है? नोट लगा रखा है, जो कि नैंड से ही बना है। वो नोट भी किससे बना है? नैंड से ही बना है। आपको पता हो तो ऐसा अपन ने कल पढ़ा था, ऐसा नैंड से एंड बनाते हैं तब आता है, मतलब ये एंड के लिए आ गया। लेकिन तुम कहोगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तो ये ले भैया ए और बी एंड, क्या ये बोल देगा? ए डॉट बी बार
और ये नोट लगा आगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बार का बार, मतलब ए डॉट ए, और ए डॉट बी किसके लिए होता है? एंड द्वार के लिए। यानी ये किसके लिए बता रहा है? एंड द्वार को बता रहा है। किसको बता रहा है भैया? एंड द्वार को। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है चित्रानुसार, लेकिन चित्र दिया ही नहीं है रे, तो बिना चित्र के अपन आंसर कैसे बता सकते हैं? ठीक है, चित्र नहीं दिया है ना 10वें क्वेश्चन के लिए, तो अपन आंसर भी नहीं बता पाएंगे फिर। हाँ जी, अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला है संधि डायोड में विसरण धारा की दिशा क्या होती है? अरे संधि डायोड के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं? एन से पी की ओर। एन से कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी धारा की दिशा किधर हो जाएगी? पी से एन की ओर हो जाएगी। किसकी दिशा? धारा की दिशा। धारा की दिशा। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलिए। ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक एवं संग्राहक की तुलना में आधार को बहुत पतला बनाया जाता है, क्यों? तो ये बात मैंने आपको पढ़ाया जब भी बताया था कि आधार को पतला क्यों बनाया जाता है। क्योंकि आधार में क्या हो रहा था? अरे ट्रांजिस्टर के अंदर याद करो, लक्कड़ बग्गू बताया था तुम लोगों को। यहां थे कौन? यहां अपने पास था उत्सर्जक, यहां था आधार, संग्राहक को सबसे बड़ा किया था। संग्राहक को सबसे बड़ा किया था, क्षेत्रफल मैक्सिमम था संग्राहक का। संग्राहक का क्या था भैया? इसका क्षेत्रफल भी मिनिमम था, क्षेत्रफल भी न्यूनतम था, और इसका मादन यानी इसके अंदर अशुद्धि जो मिलाई गई थी वो भी क्या थी? मिनिमम थी। और यहाँ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो मीडियम आ गया, यहाँ की बात करेंगे किसकी? अशुद्धि, यानी यहाँ का जो मादन या अशुद्धि है वो क्या थी? मैक्सिमम थी। डोपिंग सबसे ज्यादा इसके अंदर की गई थी। बोलो क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देखो, ये इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल न्यूनतम क्यों रखते हैं? इसका क्षेत्रफल भी न्यूनतम रखा जाता है और डोपिंग भी सबसे कम की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या होता है? मेन काम है अपना उत्सर्जक से संग्राहक की ओर पहुंचाना। उत्सर्जक से किसको? आवेश वाहकों को, यानी इसको पार करके उधर जाना है। और इसका क्या काम है? इसका काम है यहाँ सह संयोजक बंध बनाना। इसका क्या काम है? सह संयोजक बंध बनाना। बोलो सह संयोजक बंध ज्यादा बनाएगा तो बोलो ये धारा कम हो जाएगी, लेकिन ये सह संयोजक 5% तो बनाता ही है रे। 5% ये सह संयोजक बनाता है, और 5% इसकी वजह से धारा आई भी बनती है। इसीलिए इसको क्या रखा जाता है? क्षेत्रफल कम रखा जाता है, और इसके अंदर अशुद्धि भी कम डाली जाती है, ताकि ये सह संयोजक बंध कम बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेशवाहक इधर से इधर जा सके और संग्राहक ज्यादा आवेशवाहकों को ग्रहण कर सके। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लघुतरात्मक वाला बता दिया क्या? कोई बात नहीं, तो अपन वापस अति लघुतरात्मक में आ जाते हैं। ये लघुतरात्मक में था, लघुतरात्मक का दूसरा क्वेश्चन था, तो वापस अति लघुतरात्मक में आ जाओ। अति लघुतरात्मक का पहला देख लिया। दूसरा, ट्रांजिस्टर के लिए धारा प्रवर्धन गुणांकों अल्फा और बीटा में संबंध। अरे आपको पता है अच्छे से, आपको पता है अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आपको पता है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये तो आप कर दोगे रे, ऐसे चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन। तो तीसरा है, क्या किसी अनअभिनत पीएन संधि पर उपस्थित रोधिका विभव को संधि के सिरों के मध्य वोल्टमीटर जोड़कर नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं नापा जा सकता। अनअभिनत बोला है। क्या बोला है? अनअभिनत। तो रोधिका विभव अपन नहीं माप सकते। अनअभिनत किसी अभिनति में ही नहीं है, जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वो आएगा कैसे? उत्पन्न कैसे होगा? ठीक है। और द्वार के लिए सत्यता सारणी बनाइए, तो और द्वार के लिए बना दोगे सत्यता सारणी, बताया है कल ही। उस तर्क द्वार का नाम लिखिए जिसमें निर्गत तब ही एक होता है जब सभी निवेशी कितने होते हैं? एक होते हैं। ये तो एंड में होता था। एंड क्या था? y बराबर a डॉट बी। तो इसमें निर्गत एक तब आता था जब a भी एक होता था, b भी एक होता था, तो y बराबर a डॉट बी भी क्या आता था? एक आता था। बाकी 1 0 की कंडीशन में 0 आता है, 0 1 की कंडीशन में 0 आता है, 0 0 में भी 0 आता है। यानी दोनों निवेशी एक हो तब निर्गत एक आता है, और ऐसा किस में आता है? एंड द्वार में। कौन से द्वार में? बोलो क्लियर है? देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें। फिर देखिए नेक्स्ट,
ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए कौन सी संधि पश्च बायशित की जाती है? तो अपन ईजे जंक्शन को तो करते हैं अग्र बायशित और सीजे को करते हैं पश्च बायशित, यानी संग्राहक आधार संधि या आधार संग्राहक संधि। ठीक है भैया। उस ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान क्या होगा जिसके लिए बीटा 19 है? अरे भैया बीटा दे दिया और अल्फा पूछा है। आपको पता है अल्फा बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा का मान कितना दिया? 19, तो अल्फा बराबर 19 अपॉन 1 प्लस 19, यानी 19 20 होता है ना, वो 0.95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.95। बोलो मात्रक क्या आएगा? अरे मात्रक नहीं आता इनका, क्यों? क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट, ऊपर भी धारा नीचे भी धारा, मात्रक मात्रक कैंसिल, मात्रकहीन राशि है। ठीक है भैया, कहीं मात्रक लगा मत देना रे। चित्र में प्रदर्शित डायोड किस अभिनति में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित डायोड किस अभिनति में है? तो देखिए यहां दिया है प्लस 10 वोल्ट और इधर कुछ प्रतिरोध भी है क्या रे, और यहां दिया है प्लस 5 वोल्ट। ये बताओ कौन सी संधि? ये कौन है? P और ये है N, तो ये PN संधि। ठीक है। अब देखो आप ऐसा सोचोगे कि देखो P है और देखो पॉजिटिव से जुड़ा है, नहीं भैया, इधर कौन है? 10 वोल्ट, इधर कौन है? 5 वोल्ट, तो इसके लिए ये कम वोल्ट है, ये ज्यादा वोल्ट है, ये नेगेटिव ज्यादा से जुड़ा है। नेगेटिव किससे जुड़ा है? ज्यादा से। और ये P है जो किससे जुड़ा है? कम से। तो ये हो गई पश्च अभिनति। कैसी अभिनति? कहीं गलती से अग्र मत कर देना कि ये पॉजिटिव है इसलिए अग्र कर देता हूं, अग्र अभिनति नहीं होगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा विभव से जुड़ा है कौन? N, और कम विभव से जुड़ा है कौन? P। इसलिए कम विभव का मतलब यहां नेगेटिव होता है। कम का मतलब क्या है? नेगेटिव। ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। तो यानी कि ये कौन सी संधि होगी? पश्च अभिनति। कौन सी होगी भैया? अब आ जाए लघु उत्तरात्मक में। अरे आ जाए क्या? पहला क्वेश्चन क्या है? दिष्टकरण क्या है? अरे दिष्टकरण तो तुम्हें पता है कि दिष्ट धारा AC को किस में बदलना? DC में बदलना दिष्टकरण कहलाता है। फिर क्या पूछा है? सेतु तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र। अरे सेतु वाला बना दोगे जिसमें कितने डायोड थे भैया? 4 डायोड थे। कितने डायोड थे? फिर दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक एवं संग्राहक की तुलना में आधार को बहुत पतला क्यों बनाया जाता है? ये अपन ने पहले ही देख लिया रे। फिर देखिए तीसरा, आदर्श PN संधि डायोड के लिए संपूर्ण IV अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए, अग्र बायस अवस्था में गतिक प्रतिरोध परिभाषित कीजिए। तो ये भी अपन ने अच्छे से करके देख रखे हैं भैया। ठीक है, अभिलाक्षणिक वक्रों वाले। तर्क द्वार से आप क्या समझते हैं? लॉजिक गेट की परिभाषा देनी है। लॉजिक गेट क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा निवेशी होते हैं लेकिन निर्गत एक ही होता है। जोर द्वार का प्रतीक चिन्ह। अरे जोर द्वार तो सिंपल ही था रे, और बनाया था पहले क्या बनाया था? और बनाया था। ये ले भैया और बना दिया और पीछे क्या लगा दिया? जोर लगा दिया। हो गया। ये ले A, ये ले B और ये ले Y बराबर A प्लस B। ये उसकी हो गई क्या? बूलिय व्यंजक। ठीक है भैया। सत्यता सारणी भी बनाई दोगे तुम? ट्रांजिस्टर आधारित नोट द्वार का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। तो देखो कल बनवाए थे इनके सबके, और ये भी बोला था कि सीधा 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता, तो पूछ लिया। देखो 2 का भी पूछ लिया। 1 का तो हो गया परिपथ चित्र और 1 नंबर की हो गई सत्यता सारणी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, चित्र में दिए गए तार्किक परिपथ के लिए बूलिय व्यंजक लिखिए। एक तार्किक परिपथ दिया और उसके लिए क्या लिखना है? बूलिय व्यंजक। तो यहां से देखो भाई, इस परिपथ के लिए अपने को बूलिय व्यंजक लिखना है। क्या लिखना है भैया? चलो देखते हैं। यहां कौन सा गेट है? और गेट लगा हुआ है क्या रे? ऐसा दे रखा है क्या? बातें नहीं रे मितेश। AB मास्टर, आपकी नजर तो बोर्ड पे, आपको कैसे पता चला मितेश ही बोल रहे हैं? अरे जानता हूं मैं तुम्हारी आवाज को। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आवाज नीचे। ये B इधर जाएगा तो B क्या हो जाएगा? B बार, क्योंकि दोनों के आगे क्या लगा है? नोट लगा है। क्या लगा है? तो ये A इधर गया तो A बार, B इधर गया तो B बार। यहां पे देखो और गेट लगा है, और गेट लगा है तो A बार प्लस A। अब एक चीज देखो भैया, इसके लिए सत्यता सारणी भी तो पूछी है उसने। तो सत्यता सारणी तो तुम किसी के लिए भी बना सकते हो रे। देखो कैसे? A B A बार B बार। अब अपने को ये चाहिए A बार प्लस,
ये y बराबर है। चलो देखते हैं, यहाँ से देखो 1 1 1 0 0 1 0 0, बोलो क्लियर है? पक्का? देखो अब 1 1 अपने को ऐसे नहीं, ए बार को उल्टा करते हैं, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 का उल्टा 1, 0 का 1 का उल्टा 0 का 1 का 0 का। ठीक है भैया, हो गया ये। अब देखो करना है ए बार में बी बार को जोड़ना है, यानी इनको जोड़ना है। 0 0 1 0 1 1 0 1 1, हो गया। अब डायरेक्ट देखो, जब 1 1 था तब तो आया 1 0 था तब 0 1 था तब और 0 0 था तब। अगर मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ए डॉट बी लिखूं, ए डॉट बी लिखूं तो 1 1 का क्या आएगा 1, 1 0 का क्या आएगा, अरे ए डॉट बी कर रहा हूं भैया, 0 आएगा, क्या आएगा, और 0 1 का और 0 0 का भी। हो गया ये। अब मुझे बताओ ए डॉट बी का ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रे? ये वाला इसका उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी ए बार प्लस बी बार को मैं ए डॉट बी बार लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ए डॉट बी और ए बार बी बार दोनों उल्टे हैं, यानी इसका उल्टा कर दूंगा, यानी ए डॉट बी बार। जब ये तो क्या है, ए डॉट बी है, मैं कर दूं ए डॉट बी बार, तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा 0 और ये सारे हो जाएंगे 1, तो ये उसके जैसा हुआ कि नहीं हुआ? यानी ए बार प्लस बी बार को ए डॉट बी का बार लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि देखो सेम हो गए दोनों, हुए कि नहीं हुए? तो यहां से मैं इसको y बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं रे, ए डॉट बी। अगर कहीं गलती से एबसद में ऐसे उलझा दिए जाए रे कि ए में ये दे दे, ब में ये दे दे और स में दोनों दे दे, तो कौन सा कर दोगे? समझे बात को? इसलिए बताया है रे दोनों। ठीक है, और ये संबंध भी पता लग गया कि ए बार प्लस बी बार को ए डॉट बी का बार लिख सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे। फिर जेनर डायोड हट गया भैया, 7वां क्वेश्चन हट चुका है ना? निबंधात्मक कौन सा है? निबंधात्मक। तो निबंधात्मक अच्छे खासे दे रखे रे 9, जिनमें से 8वां तो हट गया है रे, डायोड वाला है, जिसमें जेनर डायोड, फोटो डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड कई होते हैं रे, वो हट गए सारे। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों, अर्धचालकों तथा कुचालकों में विभेदन स्पष्ट कीजिए। नेज अर्धचालकों में धारा चालन की प्रक्रिया समझाइए। तो ये पहली और दूसरी क्लास के अंदर समझाए थे रे, स्टार्टिंग में ही पूरा देखो मेजर क्वेश्चन बना दिया इन पे। एग्जाम में ऐसा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है भैया। फिर पीएन संधि का बनाया है, ये भी अपन करा चुके हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है दिष्टकरण वाला है रे, अरे दिष्टकरण वाला है, पूरा करा है। 3 तरीके के दिष्टकारी थे, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और सेतु दिष्टकारी। सबसे इंपॉर्टेंट देखो पूर्ण तरंग को ले रखा है इन्होंने। पूर्ण तरंग के अंदर अपन ने समकारी फिल्टर भी पढ़ा था रे, क्या पढ़ा था? समकारी फिल्टर, जिसमें क्या लगी होती है, एक तो प्रेरण कुंडली और एक संधारित्र। प्रेरण कुंडली क्या करती है? एसी को जाने नहीं देती और डीसी को जाने देती है, और वो नीचे इधर संधारित्र लगा है, वो क्या करता है? धारितीय प्रतिघात अनंत कर देता है डीसी के लिए। तो डीसी पूरी की पूरी कहाँ जाती है? लोड प्रतिरोध पे। और यहाँ जो संधारित्र है, जो बची खुची एसी है, उसको शॉर्ट सर्किट करके निकाल देता है इधर, ताकि पूरी की पूरी डीसी कहाँ मिले? लोड प्रतिरोध पे। यही काम था समकारी फिल्टर का, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर लिखे थे। और समकारी फिल्टर अपन कौन से? सेतु दिष्टकारी में भी यूज कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, अग्र और उत्क्रम अभिनतीय बिलाक्षणिक वक्र वाला। देखो पीएन संधि के 2 क्वेश्चन बना दिए हैं भैया, यानी वेरी इंपॉर्टेंट होती है पीएन संधि। संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है? आवश्यक चित्र, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि एनपीएन और पीएनपी दोनों की देखी अपन ने, वहां से हो जाएंगे बड़े क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन भी हो जाएगा रे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाले की बात कर रहे, जिसमें अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हैं, वोल्टता लाभ और धारा लाभ के सूत्र लिखने, ये भी हो जाएगा। पीछे की क्लासेज में पढ़े हो ना, अभी हो जाएंगे ये तो सारे। प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं?
एक पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ प्रवर्धक का नामांकित चित्र बनाते हुए इसमें प्रवर्धन की क्रिया समझाते वोल्टता लाभ का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो प्रवर्धन वाला भी देखा था अपन ने, अरे देखा था कि नहीं देखा था? तो प्रवर्धन वाला भी पूरा कर रखा है, अच्छे से पूरा समझ रखा है उसको, और पीएनपी को ही समझ रखा है अपन ने। अगर एग्जाम में एनपीएन आ जाए तो भी कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें बस चिन्ह चेंज हो जाएंगे। लास्ट 9वां, द्विनिवेशी डायोड और द्वार एंड द्वार के परिपथ चित्र बनाते हुए इनकी कार्यविधि समझाइए, संगत सत्य सारणी बनाइए। मतलब देखिए डायोड, इसके ऊपर जो लॉजिक गेट है यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, लॉजिक गेट से भी बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, लॉजिक गेट का भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और ये मान के चलिए जो लॉजिक गेट है वहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, मतलब जो लास्ट क्लास थी अपनी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, हाँ जी। अब कौन है रे? आंकिक प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? तो आंकिक प्रश्न देख लेते हैं रे भैया। क्या? अबे लकड़ बग्गे वोल्टता लाभ पढ़ाया तो था। एडवांटेज इन वोल्टेज क्या था? वोल्टता लाभ भी तो था, आउटपुट अपॉन इनपुट, यहां करके बताया था पूरा का पूरा है। कहां पे फिर तू कह रहा है वोल्टता लाभ नहीं बताया? ऐसे कहां सो रहा था क्या क्लास में? अल्फा बीटा नहीं है वैसा, वोल्टता लाभ, धारा लाभ और शक्ति लाभ और प्रतिरोध लाभ 4 बताए थे। ऐसे कैसे भैया? ऐसे काम नहीं चलेगा रे, जूते खाओगे। हाँ, कक्ष ताप पर नेज जर्मेनियम की एक प्लेट जिसका क्षेत्रफल इतना है भैया, 2 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। क्षेत्रफल दिया कितना? 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर दूसरा क्या दिया है? मोटाई दी है। क्या दी है? मोटाई d बराबर दी है 1.2 × 10⁻³ मीटर। ओके, फिर क्या दिया है आगे? उत्पन्न विद्युत धारा ज्ञात करो जब इसके फलकों के मध्य 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो वो विभवांतर कितना आरोपित किया भैया? 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया। ठीक है, पूछी क्या है? धारा। कक्ष ताप पर जर्मेनियम में नेज आवेश वाहक घनत्व है। अब देखो नेज आवेश वाहक घनत्व का मतलब है Ne बराबर NH बराबर N बराबर क्या होंगे? 1.6 × 10⁻6 पर मीटर क्यूब। ठीक है भैया। अब आगे क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन तथा होलों की गतिशीलताएं क्रम से। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता 0.4 और होल की गतिशीलता 0.2। मात्रक बता दो फटाफट। मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है भैया, ये थे। पूछा क्या है? धारा पूछी है। देखो रे टाबर, यो न्यूमेरिकल था, तुम न्यूमेरिकल देख के छोड़ देते हो। अगर एग्जाम में सिर्फ इतना लिख दोगे ना कि दिया गया है और ये ज्ञात करना है। क्या करना है भैया? ज्ञात करना है। कौन? धारा। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तो इसी में भराओगे रे, हाँ या ना? बोलो। अरे ओ इधर देख ले, काजू बादाम, 7 लाइन तो इसी में भर जाएगी, हाँ या ना? मास्टर सोचेगा थोड़ा तो लिखा, आधा नंबर तो दे ही देगा। मतलब कितना ही टफ से टफ न्यूमेरिकल आ जाए रे, छोड़ना तो नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। इतना तो लिख सकते हो कि क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। अगर बाय चांस इतनी सारी चीजें देख के कहीं फॉर्मूला याद आ जाए आई का, और आई जाता है रे, अपने को पता है आई बराबर होता है NEAVD होता है, ये तो याद है ना? तो आपको यही याद होगा कि NEA और ये जो VD होता है, इस VD को अपन क्या लिखते हैं? μE लिखते हैं अपन, हाँ। तो यहां से आपको फिर याद आएगा, अरे हाँ कि मैंने तो इसको ऐसे भी लिखा था μE प्लस μH और E इधर लिखा था, ऐसे भी याद आ जाए। फिर एक बार आप ऊपर उठा के देखोगे कि क्या दिया गया है। मुझे तो कुछ ऐसी चीजें भी दी गई है जो इस फॉर्मूले में ही नहीं है। अरे दी गई है कि नहीं? क्या दिया? विभवांतर दिया और D दिया, और E तो दिया ही नहीं।
ई दिया नहीं लेकिन फॉर्मूले में है, और ये दोनों फॉर्मूले में नहीं है लेकिन दिया है, तो इनका कुछ टांका बिड़ा दो रे। ई बराबर वी अपॉन डी, ऐसा सुना है कि नहीं सुना? हाँ ये तो सुना होगा। तो वही लिख दो फिर इस ई की जगह, तो फिर काम बन गया रे, तुम्हारा काम अब बन गया रे टाबरियों। म्यू ई प्लस है म्यू एच, और ये v अपॉन डी। अपन तो बात कर रहे थे न्यूमेरिकल आता नहीं है, ये तो बन गया। देखो पूरा का पूरा मान लिख दिया। अब इसके अंदर यहां से उठा उठा के इनकी वैल्यू पुट करनी है रे, कर दे। तो देखो यहां से i बराबर क्या हो जाएगा, दिख तो रहा है क्या तुम्हें? n का मान, n कहाँ है, कहाँ है n, ये रही 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 है कि -6 है? 6 है। ओके, ई का मान तो तुम जानते हो, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कुलाम। फिर एरिया ये दे रखा ए, 2 इंटू 10 की पावर -4। फिर क्या है भैया, म्यू ई प्लस म्यू एच, लो भैया 0.4 प्लस 0.2, ये भी हो गया। फिर कौन है, v अपॉन डी, तो v का मान, d का मान 10 की पावर -3। बोलो इतना आ गया कि नहीं आया? अब इसको कैंसिल करना शुरू करें क्या? पक्का? देखो कैलकुलेशन कैसे सोल्व करते हैं, इजी से इजी तरीके से सोल्व करेंगे इसको, ठीक है भैया। सबसे पहले देखो मैं किस किस को निपटा देता हूं, मैं जो निपट रहे हैं उनको निपटा रहा हूं। 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 निपट रहा है कि नहीं निपट रहा? 10 की पावर -1 बन रहा है, कितना बन रहा है? 10 की पावर -1 निपट गया। बोलो 5 को 2 से गुणा करने जाओगे 10 हो जाएगा, उस 10 को इससे निपटा दूं क्या? पक्का? निपट गए यहां तक तो। अब एक बार इनको लिख देता हूं वरना ज्यादा होच पोच हो जाएगा रे। 1.6 और इसको इसके पास लिख देता हूं 1.6, ठीक है। 0.4 और 0.2 0.6। बोलो और कुछ है क्या ऊपर? नीचे है 1.2। ओके, ये ले भाई 1.2 भी गया रे 2 बार, ये भी गया 0.8 बार है। अब ये तो लगभग कैंसिल हो गए, बचे हैं पावर वाले। पावर वालों को भी निपटा देंगे रे, पावर वाले अपने पे पावर थोड़ी लगाएंगे कोई। 6 और 19 कितना बचा रहे? 13। अरे अपने से बड़े को 13 बोलते हैं क्या? आपका बोला करो, क्या बोला करो? आपका। 10 की पावर माइनस आपका, ठीक है भैया। हाँ ऐसे 13 करते हो। 13 क्या होता है? 13 सुरूर नहीं भैया, आपका बोला करो। अपने से बड़े को ऐसे बोलते हो आप, 13 ऐसे थोड़ी होता है, आपका बोला करो। हाँ भाई, यहाँ पे देखो अब फटाफट आंसर आ गया। देखो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 128 होता है, और पॉइंट लग रहा है 2 पे, तो ये ले भैया 1.28 इंटू 10 की पावर -13 एम्पियर। धारा ज्ञात कर रहे हैं ना भैया, एम्पियर। मात्रक लगाना मत भूलना रे, एग्जाम में अगर मात्रक नहीं लगा के आए तो आधा नंबर काट लिया जाएगा रे, ठीक है भैया। बताओ कोई तकलीफ हुई? सबसे पहले दिए गए चीजें लिखी, उसके बाद अपन ने ये लिखा फॉर्मूले को ऐसे लिखा इस रूप में। फिर अपन ने देखा कि ई तो अपने को दे ही नहीं रखा है, एक्स्ट्रा चीज 2 दे रखी है, तो इनसे ई का मान v अपॉन डी, ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूले में मान रख के मैंने कैलकुलेशन भी इजी तरीके से बता दी। और ये जो काटा पीटी है ना, ये काटा पीटी ये रफ कार्य में करनी है भैया, तुम फेर में ऐसे करके मत आ जाना, वरना मास्टर फिर नंबर काट लेगा। जगह जगह पग पग पे नंबर कटेंगे रे, ठीक है। वो तो जगह ढूंढता है कहाँ इसके नंबर है काटे जाएं, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, चित्र में यहां पर अपने को क्या दिए हुए हैं भैया? डायोड दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डायोड। अब एक बात बोल रहा है कि अगर अग्र अभिनति में है तो कितना ओम? 50 ओम। पश्च अभिनति के लिए प्रतिरोध कितना ओम? अनंत। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अपने को बावड़े बना रहा है ये पश्च अभिनति अग्र अभिनति, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। अपने को तो देखो जो वोल्टता दी वो कौन सी दी? वोल्टता वो दी है जो पूरे परिपथ की है। वोल्टता कौन सी दी है? जो पूरे परिपथ की। तो प्रतिरोध भी तो अपने को पूरे परिपथ के चाहिए, हाँ या ना?
और पूरे परिपथ में कौन कौन से प्रतिरोध लगे हैं? 150 ओम, 50 ओम और 100 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितने हो गए? 300 ओम हो गया। तो यहां पर टोटल आर कितना हो गया? 300 ओम। ठीक है भैया, कौन सा क्वेश्चन? अंकित का दूसरा है ना। टोटल कितना? 300 ओम। टोटल कौन? आर टोटल। अपने को जो V दे रखी है वो कितनी है? 6 वोल्ट। और धारा पूछी है तो अपने को पता है V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो V अपॉन आर कर दो भैया इसको सीधा सीधा। उससे देखो 100 ओम जहां लगा हुआ है, मुख्य परिपथी तो है 100 ओम, वही तो है। तो यहां से हो जाएगा V 6/300। ये धारा का मान आ जाएगा। सोल्व तुम कर लेना आगे। ठीक है भैया, 1/50 आ जाएगा आंसर। कर लोगे ऐसे? हाँ ओके, कर लेना इसको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में किसी ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन गुणांक 0.99 है भैया। धारा प्रवर्धन बोला है रे, धारा प्रवर्धन कितना है? 0.99। क्या बोला वापस देखो? उभयनिष्ठ आधार विन्यास की बात कर रहा है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास है मतलब एल्फा है रे। वैसे ही पता होना चाहिए एल्फा का मान 1 से कम होता है, 1 से कम होता है वो एल्फा ही होता है। इसकी उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर परिवर्तन करने पर उत्सर्जक धारा में कितना परिवर्तन किया? यानी डेल आई ई में परिवर्तन किया 5 मिली एम्पियर। फिर बोल रहा है संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना कीजिए, और फिर कह रहा है आधार धारा में क्या परिवर्तन होगा। मतलब रुक ही नहीं रहा है ये तो। पहले तो पूछ रहा है संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और फिर पूछ रहा है आधार धारा में परिवर्तन बताइए। इतनी सारी बातें पूछ रहा है। तो इतनी सारी बातें बता पाओगे क्या? डेल आई सी बता दें क्या सबसे पहले? बोलो एल्फा बराबर क्या होता है? डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। तो यहां से डेल आई सी बराबर हो जाएगा एल्फा इंटू डेल आई ई। एल्फा का मान 0.99 होता है और इसका मान कितना है? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 4.95 मिली एम्पियर। किसका मान? डेल आई सी का। किसका मान? डेल आई सी का। तो यहां से बोलो डेल आई बी भी निकल पाएगी कि नहीं? निकल पाएगी। कैसे निकल पाएगी? अपने को पता है डेल आई ई बराबर डेल आई सी प्लस डेल आई बी। ओके, और ऐसे निकालोगे तो कैसे निकल पाएगा? इसका मान कितना है? अपन डेल आई बी निकालना है ना। तो डेल आई ई माइनस डेल आई सी। ठीक है भैया, तो डेल आई बी बराबर क्या आ जाएगा? इसका मान 5 मिली एम्पियर है, इसका मान 4.95 मिली एम्पियर है। तो इसका कितना हो जाएगा? 0 मिली एम्पियर। किसका? डेल आई बी का। यही होगा क्या? बता दो जरा। पक्का हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या है? एक पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान 0.8 वोल्ट है। पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का औसत मान दिया है। विभव प्राचीर क्या रहे? विभव यानी विभव अवरोध, यानी जो संधि विभव की बात कर रहा है, कितना दिया है? 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट। फिर क्या बोला है? तथा संधि क्षेत्र पर 10 की पावर 5 संधि क्षेत्र पर 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यानी अब क्या दे दिया? विद्युत क्षेत्र दे दिया। कितना दिया? 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। देखो भैया, वोल्ट यहाँ तो दे दिया और यहाँ विद्युत क्षेत्र दे दिया, और फिर क्या बोला? इस संधि के लिए आवश्यक इस संधि के लिए अवक्ष प्रत की मोटाई कितनी होगी? यानी डी पूछ लिया रे। हाँ सर, अरे अभी तो करा था ये। बी बड़ा एक पहले न्यूमेरिकल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आया था जहां अपन ने लिखा था E बराबर V अपॉन डी। डी पूछा है तो D बराबर हो गया V अपॉन E। सिंपल। यहां से देखो अपन मान रख देंगे तो D बराबर V का मान 0.1, V का मान ये वोल्ट है, V का मान, E का मान 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट से वोल्ट गया, 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर है
-5 और 0.1 हटाऊंगा तो 10 की पावर -6, यानी ये देखो 0.1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर ऊपर चला जाएगा। और इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -6 मीटर। ये आ गई अवक्ष परत की मोटाई। सिंपल से न्यूमेरिकल है कि नहीं है बताओ। तो फिर 5वां न्यूमेरिकल देख लें। अब ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं कहीं, मज़ा आ रहा है? चलो बढ़िया है, फिर काफ़ी टाइम बाद न्यूमेरिकल कर रहे हो इसलिए। चलो देखिए, एक ट्रांजिस्टर क्या रहे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। संग्राहक परिपथ में 8 वोल्ट का शक्ति प्रदाय लगा है। क्या लगा है? 8 वोल्ट का शक्ति प्रदाय। सब बावड़े बना रहे तुम्हें। तथा संग्राहक के श्रेणी क्रम में, काम की चीज तो है, श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध है? 800 ओम का प्रतिरोध है। कितने का? 800। और इस 800 ओम प्रतिरोध पर विभवपात कितना है? 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट क्या है? विभवपात। ठीक है भैया, 0.5 वोल्ट है। यदि धारा प्रवर्धन गुणांक एल्फा 0.96 है, एल्फा का मान दे दिया कितना? 0.96। तो बोल रहा है आधार धारा ज्ञात करो, यही पूछा है ना? देखो कहां से कहां घुमाया है। ये अपने को दिया है किसके लिए? संग्राहक के लिए। यानी यहां से अपन आईसी निकाल सकते हैं। आईसी कैसे निकालेंगे? तुम्हें पता है V बराबर क्या होता है? I बराबर V/R। तो संग्राहक के लिए V भी दे दिया और R भी दे दिया, हाँ या ना? तो अपने को चाहिए कौन सी धारा? IB चाहिए। क्या चाहिए भैया? हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो IB चाहिए। तो देखो अपन IB कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से तरीके से अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले IC लेके आ जाऊं, IC लेके आ जाऊंगा, फिर IB आसानी से आ जाएगी। कैसे निकालोगे आसानी से? देखो अल्फा का मान दे रखा है अपने को, ठीक है। अल्फा से क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा। अल्फा से क्या आ जाएगा? अल्फा से मैं निकाल लूंगा बीटा, यहां से निकल जाएगी IC, तो फिर IB भी आ जाएगी। कैसे? अपने को पता है बीटा बराबर होता है IC/IB। तो देखो अल्फा की सहायता से तो निकालेंगे बीटा, इसकी सहायता से निकालेंगे IC, तो IB आ जाएगा। यानी सबसे पहले अपने को IC चाहिए। क्या चाहिए? IC बराबर क्या हो जाएगी? ये पड़ा यहाँ पर प्रतिरोध पड़ा है, वोल्टता पड़ी है, तो वोल्टता तो 0.5, प्रतिरोध कितना? 800। ठीक है भैया। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से कर दूं मैं। सिंपल तरीके से कैसे करूं? देखो एम्पियर में आएगी क्या कि मिली एम्पियर आएगी? वो बाद में जो भी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.5 और ये क्या है? 800। तो यहां से बात करूं मैं, यहां से बात करने जाऊं तो इसको 5 लिख दूं क्या? इसको 8 रहने दूं क्या? तो यहां कितना बच गया? 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। और 5 था, 0.5 था, 0.5 को 5 किया, इसकी वजह से कितनी पावर आई? 10 की पावर -1। 10 की पावर -2 तो इसकी वजह से आई। इसको इसमें बदलने की वजह से 10 की पावर -1 आई, तो ये हो गया 10 की पावर -3। बोलो हाँ या ना? 10 की पावर -3 हो गई। तो ये मान आएगा मिली एम्पियर में। किस में भैया? IC मिली एम्पियर में ही होती है। आ गई IC। अब कौन चाहिए अपने को? बीटा चाहिए। तो अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर कितना है? बीटा/1 प्लस बीटा। और बीटा का मान, अरे बीटा चाहिए ना, तो बीटा चाहिए तो अल्फा/1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान 0.96, 1 माइनस 0.96, तो ये हो जाएगा 0.96/0.04। पॉइंट से पॉइंट गया और ये इससे कट जाएगा 24 बार। कितनी बार भैया? 24 बार। अरे 24 बार कटेगा ना, 96 है तो ओके 24 आ गया। बीटा भी आ गया, IC भी आ गया, बीटा भी आ गया। IC यहां रख दो, बीटा यहां रख दोगे तो IB आ जाएगा। या पहले तुम कहो नहीं, IB का ही फॉर्मूला बना दो। बना देते हैं। IB इधर ले जाओ, बीटा नीचे ले जाओ, तो IC/बीटा। ये ले भाई, बीटा यहां रख, IC यहां रख। IC का मान 5/8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है भैया?
1 मिनट, ये हो गया अपॉन बीटा कितना भैया 24, बीटा कितना 24, ठीक है, हो गया इतना। अब यहां से अपन इसको देखने जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करोगे भैया, 5 है ऊपर, नीचे 8 है और नीचे 24 है, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो पॉइंटों में मान बताओ फटाफट कितने आएंगे, 0.026 आएगा शायद, देखो देखें 0.026, इनका भाग लगाओगे इसमें ये आएगा इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ओके। तो यहां से देखो ये मान किस में जाएगा, अब ये इसको मैं अगर यहां कर दूं तो इसका मतलब वो एम्पियर था, वहां ये क्या था, एम्पियर था, फिर अरे एम्पियर था, वरना 10 की पावर -3 कहां से आ गया, एम्पियर था वो, ठीक है। तो यहां से IB जो है वो कितनी हो गई, इसको मैं 26 लिख रहा हूं, कितना लिख रहा हूं 26। तो ये पॉइंट यहां आएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो IB का मान आ गया 26 माइक्रो एम्पियर। और आपको पता है IB माइक्रो एम्पियर में होती है, IB किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में ही होती है। मिली एम्पियर में होगी तो बहुत कम होगी, बहुत कम मतलब देखो इतनी मिली एम्पियर, 0.026 मिली एम्पियर। जैसे ये भी मिली एम्पियर में अगर लेने जाओगे तो 10 की पावर -3 हट जाएगा, 5/8, 8 का भाग दे दो 5 में, उतनी मिली एम्पियर आ जाएगी, ठीक है भैया। तो हो गया ये कंप्लीट। अपने को दिया अल्फा था, अल्फा से निकाला बीटा, ये दिया हुआ था इससे IC निकाला और मान रख के इसको क्या किया भैया, सोल्व किया, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या, 2 और बच रहे हैं, 2 कहाँ बच रहे हैं, लास्ट का तो जेनर डायोड बोल रहा है ना, जेनर डायोड तो हट चुके हैं भैया, तो एक ही तो बचा है, बस एक क्वेश्चन हो रहे, ऐसे थोड़ी हिम्मत रखो रे। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में आधार धारा में 50 क्या बोला है, एम्पियर, ये मिली हट गया रे यहाँ पे, 50 मिली एम्पियर बोलो भैया, आधार धारा में 50 मिली एम्पियर। IB होती है ना आधार, बहुत ज्यादा नहीं हो गया इसमें, 50 माइक्रो होनी चाहिए, हाँ माइक्रो होनी चाहिए, 50 माइक्रो होनी चाहिए ना। हाँ सर, आगे देखो, देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये माइक्रो ही होगी, माइक्रो ही होगी, माइक्रो ही होगी, आपकी पूरी बुक में माइक्रो हट रखा है वैसे, हाँ सर, जहां जहां भी माइक्रो मिसिंग है वहां पे माइक्रो लगना है, तो माइक्रो एम्पियर जाएगी ये। IB तो माइक्रो में ही होती है, अभी मान भी तो निकाला था 26 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर। और फिर आगे क्या बोला इसने, संग्राहक धारा में 1.0 मिली एम्पियर की वृद्धि, संग्राहक धारा में कितने मिली एम्पियर की, 1 मिली एम्पियर की, यानी संग्राहक धारा में जो वृद्धि है वो कितनी है, 1 कितनी है, 1 मिली एम्पियर है। अरे ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। धारा लाभ बीटा की गणना करो, तो ले भाई धारा लाभ बीटा की गणना कर देंगे, हम तो कर देंगे बीटा की गणना, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो पहले। हाँ, धारा लाभ बीटा की गणना करो, उत्सर्जक धारा में क्या परिवर्तन होगा, ले आ गया तेरा काका, इसमें भी परिवर्तन बताओ, आधा क्वेश्चन करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर बीटा के प्राप्त मान से अल्फा की गणना करो, ले भैया सब कुछ पूछ लिया इसने, लेकिन सब आसान है। सबसे पहले बीटा निकालेंगे क्योंकि बीटा आसान है, बीटा बराबर डेल IB। इसके लिए अपने को ये चाहिए कि दोनों के मात्रक एक जैसे हो, एम्पियर में बदल दूं दोनों को, 50 × 10 की पावर -6 एम्पियर और 1 × 10 की पावर -3 एम्पियर, 6 नहीं रहे, मिली है यहाँ पे, मिली का मतलब -3, ओके। तो यहाँ मान रख दो टाबरियों, 50 × 10 की पावर -6 अपॉन 1 × 10 की पावर -3, हाँ उल्टा लिख दिया, IC का अच्छा उल्टा लिख दिया मान, राइट बात है, मतलब जाग रहे हो तुम सारे के सारे। IC का मान ये है, तो IC का 1 × 10 की पावर -3 और IB का मान ये है, तो 50 × 10 की पावर -6। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही, तो इसको
इसको 10 की पावर -3 बची क्या? 10 की पावर -3 कहाँ जाएगी? तो बीटा बराबर देखो रे, 10 की पावर -3 ऊपर जाके 1000 हो गया रे, अपॉन नीचे क्या है 50, गया क्या? 5 से 100 20 आ गया क्या? बीटा का मान कितना आ गया? 20। बीटा आ चुका है, बीटा तो आ चुका है, मात्रक मात्रक होता ही नहीं है। अरे ऊपर एम्पियर नीचे एम्पियर, तो मात्रक कहाँ से लाओगे? डेल आई ई, क्या रे डेल आई, डेल आई ई कहाँ से निकालोगे? अब आई सी आ गई, आई बी आ गई, तो आई ई निकालना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, तो निकालो फिर। डेल आई ई बराबर, उसके लिए आई बी चाहिए ना, आई बी कहाँ है? ये रही, ये रहा। एम्पियर में बदल के वैसे लाओगे? हाँ सर, चलो लाओ। दोनों को माइक्रो बदल देंगे। डेल आई ई बराबर क्या हो जाएगी? डेल आई सी प्लस डेल आई, सी प्लस डेल आई बी, डेल आई। बी। अब देखो यहां निकालोगे अगर डेल आई सी, डेल आई सी कहाँ है? ये रही।